हेलो फ्रेंड्स, नेशनल इनकम में एक बार फिर आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने नेशनल इनकम कंप्यूट करने के दो मेथड कंप्लीट कर लिए थे। फर्स्ट मेथड था हमारा इनकम मेथड, सेकंड था वैल्यू एडिड या आउटपुट मेथड। उसमें हमने ये भी देखा था कि जितनी हम किसी प्रोडक्ट की वैल्यू ऐड करते हैं एग्जैक्टली उतनी ही फैक्टर्स की इनकम भी होती है। तो वहीं से आगे आज हम स्टार्ट करते हैं। इनकम और प्रोडक्ट मेथड के बाद तीसरा मेथड है हमारा एक्सपेंडिचर मेथड। हमने एक स्टेज पे जिक्र किया था कि जितनी इनकम होती है एग्जैक्टली एक इकोनॉमी में एक्सपेंडिचर भी सेम अमाउंट के होते हैं। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति की जो इनकम है वही दूसरे व्यक्ति के लिए एक्सपेंडिचर है। एक व्यक्ति का खर्च दूसरे व्यक्ति की आय होती है। तो आज हम इसका अलग नया फेज लेकर चलते हैं, एक्सपेंडिचर फेज। तो एक्सपेंडिचर मेथड में हम एक इकोनॉमी में डोमेस्टिकली होने वाले एक्सपेंडिचर को सबसे पहले ऐड करेंगे और फिर हम उसके बाद हमारी NNPAT-FC यानी कि नेशनल इनकम पर पहुंचेंगे। ये होगा हमारा ऑब्जेक्टिव। तो चलते हैं हम एक्सपेंडिचर मेथड पे। एक्सपेंडिचर मेथड में हम सबसे पहले टर्म जो ये लेते हैं यहाँ पे वो है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जितने भी हाउस होल्ड हैं, पूरे हाउस होल्ड सेक्टर का, यानी कि हम लोग जो परिवारों में खर्च करते हैं डे टू डे, वो सारा एक्सपेंडिचर यहाँ पे हमने एग्रीगेटिव फॉर्म में ले लिया। उसको हमने नाम दे दिया यहाँ पर प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यानी कि पूरी इकोनॉमी में प्राइवेट सेक्टर का कंजम्पशन पे एक्सपेंडिचर। सेकंड, हमने एक स्टेज पे लिया था कि गवर्नमेंट भी एक्सपेंडिचर करती है, तो गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये भी एग्रीगेट एक्सपेंडिचर का पार्ट होगा। याद होगा आपको, हमने एग्रीगेट एक्सपेंडिचर में स्टडी किया था कि हाउस होल्ड सेक्टर भी और गवर्नमेंट सेक्टर भी। वहाँ पे हमने क्लोज्ड इकोनॉमी ली थी, तो लगभग हमारे ये दो ही सेक्टर थे, बस एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को हमने और ऐड किया था। वो यहाँ पे हमने प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का पार्ट मान लिया है। थर्ड आइटम जो है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस मेथड में, इस आइटम को यदि हमने ध्यान से कर लिया तो फिर एक्सपेंडिचर मेथड का क्वेश्चन गलत होने के चांस लगभग ना के बराबर ही होते हैं। तो क्या है इसमें थर्ड आइटम में? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन मींस यहां पर हम बात कर रहे हैं एक्सपेंडिचर के अलग फेज की, जिसका नाम हमने इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर के नाम से हमने पढ़ा था। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इसको हमने नाम दिया था एक स्टेज पे, आपको याद होगा। हमने इन्वेस्टमेंट के दो पार्ट किए थे, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, यहां हमने दोनों को ही ऐड करके लेना है। और फिक्स इन्वेस्टमेंट में भी आपको याद होगा हमने ग्रॉस और नेट इन्वेस्टमेंट स्टडी की थी। यहां पे हमने ग्रॉस लेनी है, नेट नहीं। नेट हम इसको बाद में करेंगे फार्मूले में। तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, यानी कि हमारे देश की घरेलू सीमाओं के अंदर कुल कितना कैपिटल फॉर्मेशन ड्यूरिंग द ईयर हुआ है। अब चाहे वो
फिक्स असेट्स में हो और या वो कैपिटल फॉर्मेशन इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट में हुआ हो। तो इस टर्म को पहले हम अलग से स्टडी करेंगे। इसके लिए हम यहां पे थोड़ा सा स्पेस प्रोवाइड कर लेते हैं। टर्म है आपकी सबसे इंपॉर्टेंट ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ये वही इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है जो एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट के रूप में आपने पढ़ा था। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल फॉर्मेशन ही इन्वेस्टमेंट होती है। चेंज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल, डेफिनेशन हमने जब इसकी की थी। तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन का एक पार्ट है फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और सेकेंड पार्ट है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। याद होगा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को हमने चेंज इन स्टॉक, डेल्टा स्टॉक के नाम से भी एक जगह पढ़ा था। तो फार्मूला क्या था? क्लोजिंग स्टॉक या क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस ओपनिंग स्टॉक या ओपनिंग इन्वेंट्री। ये आपकी इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि इन्वेंट्री को सेल करने से ही बिजनेस में आपको प्रॉफिट होता है। लेकिन हम ध्यान करें, एक्सपेंडिचर मेथड पढ़ रहे हैं, तो एक्सपेंडिचर तो दोनों ही तरह की इन्वेस्टमेंट पे होता है, चाहे वह फिक्स इन्वेस्टमेंट हो और या फिर वह इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट हो। अब फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट यानी कि फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, इसको हमने 3 पार्ट्स में सब डिवाइड कर लिया है। फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, इसमें हम लेते हैं बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट जो हमने एग्जांपल में लिया था इन्वेस्टमेंट में, जब आप एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसमें जो आप फिक्स असेट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, इस तरह की आइटम्स जिनको आप बार बार यूज करते हैं, सेवरल ईयर्स तक यूज करते हैं, इनके यूजेस पे डेप्रिसिएशन भी लगता है। तो वही आपकी बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है। तो एक इकोनॉमी में बिजनेसमैन सर्विसेज और गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए जो इन्वेस्टमेंट करते हैं फिक्स असेट्स में, उसे हम बोलते हैं बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। लेकिन गवर्नमेंट भी इन्वेस्टमेंट करती है। फिक्स इन्वेस्टमेंट का सेकंड पार्ट है गवर्नमेंट फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। गवर्नमेंट फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कहां करती है? आप देखते होंगे गवर्नमेंट रोड्स, डैम्स, ब्रिजेस, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, इस तरह से इन्वेस्टमेंट करती है इनमें। तो ये सब गवर्नमेंट फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट का पार्ट है। एक्सपेंडिचर तो इकोनॉमी में यहां भी हो रहा है और हम एक्सपेंडिचर मेथड पढ़ रहे हैं, तो ये एक्सपेंडिचर भी फिक्स इन्वेस्टमेंट का पार्ट है। तो फिर याद दिला दूं, गवर्नमेंट फिक्स इन्वेस्टमेंट में स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट स्कूल्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, रोड्स, डैम्स, ब्रिजेस एटसेट्रा, इस तरह से गवर्नमेंट जो फिक्स असेट्स में इन्वेस्ट करती है, इसमें गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के लिए फर्नीचर और गाड़ियां भी शामिल हो जाएंगी। लास्ट पार्ट, हम और आप हाउस होल्ड सेक्टर के मेंबर हैं। हम भी बहुत सी आइटम्स पे फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट करते हैं। बेसिकली कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस, मकान बनाने पे एक बड़ा पार्ट हम स्पेंड करते हैं। तो लास्ट पार्ट है कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस बाय हाउस होल्ड।
परिवारों के द्वारा मकानों के निर्माण पर जो खर्च होता है वह भी फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट का ही पार्ट है। तो फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन यानी कि फिक्स इन्वेस्टमेंट को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड करके स्टडी किया है। बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट, जो बिजनेस में फिक्स असेट्स में हम पैसा लगाते हैं। गवर्नमेंट फिक्स इन्वेस्टमेंट्स, गवर्नमेंट जो फिक्स इन्वेस्टमेंट्स में स्पेंड करती है। और कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज बाय हाउस होल्ड, परिवारों में जो मकानों के निर्माण पर खर्च होता है वह भी फिक्स इन्वेस्टमेंट का ही एक पार्ट है। तो ये थी आपकी फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में अगर हम इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट और ऐड कर दें तो आपकी टोटल कैपिटल फॉर्मेशन आ जाती है। और ध्यान करें, हमें ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में दोनों ही इन्वेस्टमेंट लेनी है, चाहे वह फिक्स हो चाहे वह इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट हो, क्योंकि स्पेंडिंग तो दोनों ही तरह के आइटम्स पर होती है। हम एक्सपेंडिचर मेथड पढ़ रहे हैं। तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन यही आपकी सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है इस एक्सपेंडिचर मेथड की। आप देखेंगे कि बहुत से क्वेश्चनों में क्या करेगा, या तो आपको ग्रॉस नहीं देगा, नेट दे देगा, तो इसका मतलब आपका डेप्रिसिएशन पहले ही लेस हो चुका है। या फिर बहुत चालाकी के साथ एक वर्ड यहां पे लिख देगा, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, यानी कि वो आपको फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन का अमाउंट देगा। जब वो आपको फिक्स का दे ही रहा है अमाउंट, तो बस आपको करना क्या है, आपको इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट उसमें और ऐड कर देनी है जब फिक्स वर्ड दिया हो। कब करनी है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट ऐड? जब आपको फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दिया हो। इसका मतलब यह है कि वह अमाउंट जो आपको दिया गया है वह केवल फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट का है और उसमें इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट अभी इंक्लूड नहीं हुई है। उसे आपने बहुत ध्यान से सावधानी के साथ ऐड जरूर करना है। तो हमें चाहिए टोटल ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, चाहे वह फिक्स असेट्स में हो या वह इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट के रूप में हो। तो ये थी हमारी थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट आइटम एक्सपेंडिचर मेथड की, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो पहली 2 टर्म्स में हमने फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर लिया गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर का, उसके बाद हमने इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर लिया। अब हम इकोनॉमी से बाहर निकलते हैं, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, उससे हमारे जो एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स होते हैं वो भी हमारे एक्सपेंडिचर का पार्ट होते हैं। तो लास्ट आइटम यहाँ पे हमारी है इसमें नेट एक्सपोर्ट्स, शुद्ध निर्यात। नेट एक्सपोर्ट्स का मतलब है एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। एक्सपोर्ट्स को हम एक्स से डिनोट करते हैं और इंपोर्ट्स को हम वाई से डिनोट करते हैं। एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स, ध्यान रहे, हाँ ये वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है। कैसे? अगर आपके इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट से एक्सीड कर जाए, ज़्यादा हो जाए। लेकिन हमने इसे ऐड क्यों किया? हम तो एक्सपेंडिचर मेथड पढ़ रहे हैं, सारे खर्चों को जोड़ रहे हैं, तो हमने एक्सपोर्ट को प्लस क्यों किया? क्योंकि एक्सपोर्ट को हमने इसलिए ऐड किया, वस्तुएं जो हैं उन पे विदेशी लोग खर्च कर रहे हैं, हमारे देश में ही प्रोडक्शन तो हुआ है गुड्स का, तो इसलिए एक्सपोर्ट्स को हम ऐड करते हैं क्योंकि प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हमारे इकोनॉमी के अंदर हुआ है, हमारे देश में हुआ है। लेकिन इंपोर्ट्स को हम माइनस कर रहे हैं। इंपोर्ट्स को हम माइनस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो हमारे देश में प्रोड्यूस नहीं हुई हैं, उनका प्रोडक्शन किसी और इकोनॉमी में हुआ था, लेकिन वो बस हमारे देश में आई है। जब हमारे देश में उनका प्रोडक्शन नहीं हुआ तो फैक्टर इनकम, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट के रूप में हमारी इकोनॉमी का पार्ट नहीं है। तो इसीलिए हम एक्सपोर्ट्स को इंक्लूड करते हैं और इंपोर्ट्स को हम माइनस करते हैं। तो हम करते क्या है, इसका नेट ले लेते हैं डिफरेंस। अगर एक्सपोर्ट्स ज़्यादा है तो हम उनको इंपोर्ट्स घटाने के बाद जितना सरप्लस आता है ऐड कर देते हैं, और बाय द वे इसका रिवर्स हो, अगर इंपोर्ट्स की वैल्यू एक्सीड कर जाए तो फिर वो एक नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी और उसे हम यहाँ पे माइनस कर देंगे। अब इन चारों आइटम्स को ऐड करने के बाद
प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और फिर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट्स, यहाँ पे हमारा एक्सपेंडिचर कंप्लीट हो गया इकोनॉमी का। तो पूरी इकोनॉमी में ये हमारा एक्सपेंडिचर था। इसे हम नाम देते हैं जीडीपी एट एमपी, मार्केट प्राइस पे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी एट एमपी मार्केट प्राइस पे क्यों होता है? क्योंकि जब आप कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करते हैं गुड्स पे या सर्विसेज पे, तो आप नेट इनडायरेक्ट टैक्स भी पे करके आते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स इज ए पार्ट ऑफ आवर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। नेशनल इनकम की स्टार्टिंग में हमने एक एग्जांपल लिया था, फैक्टर कॉस्ट थी एक वस्तु की 400 रुपये, 400, उसमें हमने 40 रुपीज इनडायरेक्ट टैक्स के ऐड किए थे, तो मार्केट प्राइस हो गया था 440। जब आप उस वस्तु को खरीद कर लाएंगे तो आप उस पे 440 रुपीज का एक्सपेंडिचर करेंगे, न कि 400 का। तो इनडायरेक्ट टैक्स इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ आवर एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो इसीलिए जीडीपी एट एमपी आएगी, यहाँ पे मार्केट प्राइस पे आएगी ये टर्म, इनडायरेक्ट टैक्स इसमें शामिल है। लेकिन आप तो पढ़ रहे हैं नेशनल इनकम, और नेशनल इनकम आपको याद होगा टेक्निकली उसको हम बोलते हैं एनएनपी एट एफसी। अब हमें स्टेप बाय स्टेप वो 3 रिलेशनशिप जो मैंने आपको बताया था कि नेशनल इनकम में ये 3 रिलेशनशिप आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अब स्टेप बाय स्टेप हम उनको यूज करेंगे। तो पहले हम कहां से शुरू करना चाहते हैं? हम मान लिया मार्केट प्राइस से इसको फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए आपको माइनस करने पड़ेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ध्यान होगा आपको, नेट इनडायरेक्ट टैक्स मार्केट प्राइस में होता है। हम यदि उसको लेस कर देंगे तो हमारा वापस जो अमाउंट आ जाएगा वो फैक्टर कॉस्ट पे होगा। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स ऐड करने से जीडीपी एट एमपी से आप वापस आ गए हैं जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, यानी कि जीडीपी एट एफसी भी बोलते हैं इसको। तो आप जीडीपी एट एफसी पर आ गए, आपको चाहिए एनएनपी एट एफसी। हमारा एनएनपी एट एफसी ये नेशनल इनकम होती है। तो अब हमें ग्रॉस से नेशनल करना है पहले, तो ग्रॉस से हमें नेट करना है पहले। तो ग्रॉस से नेट करने के लिए हमें डेप्रिसिएशन यानी कि कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल माइनस करना होगा। ये रिलेशनशिप भी आपने पढ़ा था। तो कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल माइनस करते ही आपका आ जाएगा ग्रॉस से जीडीपी एट एफसी से एनडीपी एट एफसी। और हमने पढ़ा था एनडीपी एट एफसी ही हमारी डोमेस्टिक इनकम होती है। अगर किसी क्वेश्चन में डायरेक्ट एनडीपी एट एफसी आपसे पूछ लिया जाए तो बस आपको डोमेस्टिक इनकम निकालनी है, या आपको डोमेस्टिक इनकम पूछ लिया जाए तो यानी कि आपको एनडीपी एट एफसी तक पहुंचना है, ये आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। अब बीच में डोमेस्टिक है डी, अब हमें चाहिए नेशनल। तो डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करने के लिए अब आपको एक आइटम ऐड करनी होगी और उसका नाम है NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। NFIA प्लस कर दें तो आपकी नेशनल इनकम हो जाएगी NNP एट FC। यही आपका ऑब्जेक्टिव था, नेशनल इनकम तक पहुंचना। तो ये आपका थर्ड और लास्ट मेथड है नेशनल इनकम की कंप्यूटेशन का। तो नेशनल इनकम के आपके तीनों मेथड हो गए, इनकम, वैल्यू एडिशन या प्रोडक्शन मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। तीनों ही मेथड में से आपको क्वेश्चन किसी भी मेथड से पूछा जाए, जनरली देखने में आता है कि स्टेटमेंट देके 2 मेथड से आपसे आंसर निकालने को बोलता है।
दोनों से ही, वो कोई भी दो मेथड हो, अगर आपको सेम वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो आंसर आपका एक बराबर ही आएगा दोनों मेथड से। तो ये था आपका थर्ड और लास्ट मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। तो यहाँ तक हमने नेशनल इनकम को कंप्यूट करने के तीनों मेथड्स कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम इसके बाद नेक्स्ट क्लास में एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के लिए कुछ टर्म्स यूज़ करेंगे, उनको लेंगे। थैंक यू, कीप ऑन वॉचिंग।